शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और उनसे यकीनन कुछ ना कुछ सीखेंगे। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मीनाक्षी शेयर कर रही हैं इंडिया से। मीनाक्षी कहती हैं, आज आपके साथ मैं एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो हम लोगों के दादा अबू ने हमें सुनाई थी। ये तब की बात है जब दादा अबू बिल्कुल यंग हुआ करते थे। तकरीबन आज से 60-65 साल पहले की ये कहानी है। दादा अबू की उम्र उस टाइम 20-21 साल थी। भोपालपुर से आगे उनका एक बहुत पुराना गांव होता था। दादा अबू बताते थे उनके गांव में एक ऐसा शख्स था जो काला जादू किया करता था और अपनी शैतानी ताकतों को बढ़ाने के लिए आए दिन नए नए हरबे किया करता था। कभी जिंदा जानवरों को जलाता था तो कभी कुछ ना कुछ करता रहता था। गांव के सभी लोग उसकी इन हरकतों से बहुत ज़्यादा तंग थे। बहुत दफ़ा गांव के जो बड़े वडेरे होते हैं वहाँ से उसको जाने के लिए भी कहते थे, उसको निकाल भी देते थे, लेकिन फिर वो तंत्र मंतर करके दोबारा उस गांव में वापस आ जाता था। सर्दियों की सर्द रात थी, रात का टाइम था। हर कोई गांव में अपने अपने घरों में था। एकदम से गांव के चौराहे से एक लड़की के चीखने की आवाज़ें आने लग गईं। गांव के सभी लोग बाहर भागे तो उन लोगों ने देखा जादूगर की जो बेटी थी उसको आग लगी हुई थी और वो जिंदा जल रही थी और वो जादूगर सामने बैठकर मंत्र कर रहा था। सब लोगों ने बहुत कोशिश की कि उस आग को बुझाया जा सके, मगर वो आग नहीं बुझ रही थी। वो जो लड़की थी उस आग में जलकर मर गई और वो जो जादूगर था, जब उसने अपनी आंखों के साथ उस लड़की को, अपनी बेटी को खुद जलाया और जलते देखा, उसकी कुछ देर के बाद उसका ज़हनी तवाज़ुन ही पलट गया और वो पागलों की तरह हंसने लग गया और अपने घर में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। सब लोगों ने जब इतना खौफनाक हादसा देखा, हर कोई डर गया कि पता नहीं ये क्या माजरा है। उस लड़की की जो जली हुई लाश थी उसको एक जगह पर जाकर दफना दिया गया। जैसे ही जादूगर की बेटी को दफना कर आए वो लोग, तकरीबन उसके 41 दिन के बाद, आधी रात का टाइम था, गांव में लोगों को इस तरह से महसूस होने लग गया कि उस गांव में जैसे ही रात को सब लोग सोते हैं तो वहाँ पर कोई रोता है और रो रो के गाँव की उन गलियों में से गुज़रता है। जब भी कोई हिम्मत करके देखना चाहता था तो कोई भी नज़र नहीं आता था। एक दफ़ा गांव के कुछ लोग आधी रात के टाइम गांव में वापस आ रहे थे तो उन लोगों ने देखा गांव के बिल्कुल बैरूनी हिस्से पर, जहाँ से गांव शुरू होता था, वहाँ पर जैसे कोई लड़की चलती हुई जा रही है। वो लोग बड़े हैरान हुए, आधी रात का टाइम है तो गांव में ये लड़की कौन है और इतनी रात को किसके घर की लड़की बाहर फिर रही है। जैसे ही वो लोग उस लड़की के पास जाने लगे तो वो रोती हुई जा रही थी और बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ें निकाल रही थी, अजीबोगरीब दर्दनाक आवाज़ें निकाल रही थी और सारे बाल जो थे वो चेहरे के आगे किए हुए थे। उसके जो हाथ थे वो इस तरह से लग रहे थे जैसे बहुत ज़्यादा स्याह हैं। पहले वो लोग डर गए कि पता नहीं ये कौन है और कौन नहीं। जैसे ही उन लोगों ने उसको आवाज़ दी, वो उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी, बस सीधी चलती हुई जा रही थी। जिस तरफ गांव वालों ने जादूगर की बेटी को दफनाया था वो गांव का बैरूनी हिस्सा ही था, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े दरख्त थे और वो हिस्सा ऐसे था जैसे जंगल का हिस्सा है। वो जो लड़की थी उस तरफ जाने लग गई। गांव वालों ने ये कहा कि हम लोगों को देखना चाहिए कि ये कौन लड़की है और रात के टाइम इस जंगल में क्या कर रही है। जैसे ही गांव वाले इसके पीछे गए तो लोगों ने देखा जहाँ पर उन लोगों ने जादूगर की बेटी को दफनाया था वहीं पर वो जाकर गायब हो गई। वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए और भागते हुए गांव में वापस आए, अपने अपने घरों में चले गए। सुबह ये बात पूरे गांव में फैल गई कि जादूगर की जो बेटी है वो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो गई है और हर किसी को नज़र आ रही है। गांव वाले ये तो जानते थे कि जैसे ही रात होती है तो पूरे गांव में रोने की आवाज़ें गूंजने लग जाती हैं। उसकी डरावनी सिसकियाँ
हर कोई सुनता था, लेकिन अपनी आंखों से उसको सिर्फ अभी कुछ ही लोगों ने देखा था। दादाबू बताते हैं हर कोई डरने लग गया। जैसे ही शाम होती थी सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे कि कहीं वो नज़र ना आ जाए। और वो जो जादूगर था वो अपने घर में ही बंद रहता था, घर से बाहर भी नहीं निकलता था। बहुत से लोग कोशिश करते थे उससे जाकर पूछ सकें कि उसने ऐसा क्यों किया, मगर जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता था वो अजीबोगरीब अंदाज में हंसना शुरू कर देता था। इस तरह से लगता था जैसे वो पागल हो चुका है। फिर लोग उसके पास से उठकर वापस आ जाया करते थे। जिस वक्त गांव में अमावस की रात थी, उस रात बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ में वो उस गांव में चीख रही थी। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल उसी रात की तरह आवाज़ों में रो रही है, जैसे वो ज़िंदा जलकर मर रही थी। जब लोगों ने दोबारा से चीखों पुकार सुनी तो हर कोई अपने घर से बाहर निकला कि कहीं जादूगर दोबारा किसी मासूम लड़की को जला ना रहा हो। जब उन लोगों ने बाहर आकर देखा, जिस जगह पर उसको आग लगी थी और वो जलकर मरी थी, वहीं पर वो ज़मीन पर बैठकर रो रही थी। गांव के लोग उसको देख रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ों में रो रही थी। हर कोई डर गया कि ये क्या मच रहा है, ये कैसे वापस आ सकती है। सब अपने अपने घरों में वापस भाग गए। उसके हाथ जले हुए थे, सर के बाल खुले हुए थे और वो वहीं पर बैठकर ऊंचा ऊंचा रो रही थी। अमावस की रात, वो लोग कहते हैं अमावस की रात उसे कहते हैं जब पूरा चांद होता है। अब सब लोगों ने ये फैसला किया कि हम लोग इस गांव में किसी तांत्रिक को लेकर आते हैं, वही हम लोगों के गांव में से इसको भेज सकता है, क्योंकि जिस तरह से वापस आ गई है ये तो हर किसी को मारना शुरू कर देगी। जैसे उन लोगों ने दूसरे किसी गांव से जाकर किसी तांत्रिक को ढूंढना शुरू किया तो वो लोग एक तांत्रिक को लेकर आए। जब उस तांत्रिक ने रात के टाइम वहाँ पर आकर कोई अमल वगैरह किया तो वो जो लड़की थी उसकी रोने की आवाज़ें उसी तरफ से आने लग गई जिस तरफ उसको दफनाया हुआ था। उस जगह पर दिन के टाइम भी कोई नहीं जाता था। लोगों के दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा खौफ बैठ गया था। जब वो तांत्रिक वहाँ पर गया तो जहाँ पर उसको दफनाया हुआ था, वो जो उसकी कब्र सी उन लोगों ने बनाई थी वो फटी हुई थी और वो वहाँ से गायब थी। यानी वो 41 दिन के बाद वहाँ से एक भयानक रूप लेकर बाहर आ गई। तांत्रिक ने सब गांव वालों को ये बात बताई कि जादूगर ने अपनी उस बेटी को जिन्नात के ज़रिए ज़िंदा जलवाया था कि वो अपनी शैतानी ताकतों को मज़ीद बढ़ा सके। अब वो जो लड़की है उसके ऊपर वो जिन्नात हैं और वो जिन्नात उसका रूप लेकर इस गांव में वापस आ गए हैं और वो अब इस गांव को बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। यहाँ पर किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अब वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। वो किसी भी टाइम किसी पर भी हमला आवर हो सकती है। जो ही रात का टाइम हो अपने घरों से बाहर मत निकलें, चाहे आपको कोई भी बुलाता रहे या किसी तरह भी कोई इस तरह से मदद के लिए भी पुकारे तो आप लोगों ने बाहर नहीं आना। और कोशिश ये करें कि शाम होते ही अपने अपने घरों में चले जाएं। पूरे गांव में एक खौफ बरपा हो गया। वो जो तांत्रिक था उसका ये कहना था कि अगली अमावस की रात से पहले मैं उसको नहीं कैद कर सकता, ना ही उसको दोबारा जला सकता हूँ। अगली अमावस की रात तक इंतज़ार करना होगा। अब अगली अमावस की रात तक पूरे गांव में बहुत ज़्यादा खौफ बरपा था। जैसे ही शाम होती थी हर कोई अपने अपने घरों में चुप कर बैठ जाता था। सबको यही डर लगता था कहीं वो उनके घर पर ना आ जाए। और वो पूरे गांव में सारी रात रोती थी, डरावनी आवाज़ें निकालती थी और अपने घर के आगे जाकर बैठ जाती थी। वहाँ पर काफ़ी देर रोती रहती थी कि शायद उसका बाप दरवाज़ा खोले और वो उसको भी जान से मार सके, अपना बदला ले सके उससे। अभी जब अगली अमावस की रात आनी थी तो पूरे गांव वाले उस इंतज़ार में थे कि वो तांत्रिक आएगा और आकर उसको हमेशा के लिए इस गांव से भेज देगा, उसको कैद कर लेगा या उसको दोबारा जला देगा, जिस रूप में भी वो जिन्नात सामने आ रहे हैं। अगली अमावस की रात आई तो वो जो तांत्रिक था उनके गांव में आ गया और उसने ये कहा कि यहाँ पर गांव के चौराहे पर जहाँ पर वो लड़की जिंदा जल के मरी थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखी लकड़ियाँ हम लोगों को रखनी होंगी। जैसे ही वो आएगी मैं अमल के ज़रिए उसको जलाकर राख कर दूँगा। आप लोग अपने घरों में ही रहेंगे और अपने घरों से बाहर नहीं आएंगे। जैसे ही आधी रात का टाइम हुआ वो रोती हुई उसी जगह पर आ गई। वो जो तांत्रिक था
वो भी एक जगह पर छुप कर बैठा हुआ था और उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो आई, उसी जगह पर बैठकर उसने रोना शुरू कर दिया। वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और सर के बाल खुले होते थे। वहाँ पर आकर उसने बैठकर रोना शुरू कर दिया। उस तांत्रिक ने अपना अमल शुरू कर दिया। जैसे ही तांत्रिक ने अमल पढ़ना शुरू किया, उसकी रोने की आवाज़ें और ज़्यादा डरावनी होंगी और वो डरावनी आवाज़ों में ऊंचा ऊंचा चीखने लग गई और बार बार ये कह रही कि मैं किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी, इस गांव में कोई भी नहीं बचेगा। वो बार बार ऐसी बातें कर रही थी। फिर उस तांत्रिक ने अमल किया और उसको दोबारा से जला दिया और गांव वालों को ये कह दिया कि अब वो जल गई है, इसी तरह से मैंने उसको जला दिया है जैसे वो ज़िंदा जली थी। अब वो वापस नहीं आएगी। वो जो लकड़ियाँ रखी हुई थी वहाँ पर उसने दोबारा उसको जला दिया। गांव वाले ये समझे कि अब उससे जान छूट गई है। लेकिन अगली ही रात दोबारा वही रोने की आवाज़ें पूरे गांव में गूंजने लग गईं। वो दोबारा से और ज़्यादा डरावनी आवाज़ों में रोना शुरू हो गई। अब तो दिन के टाइम भी अक्सर लोगों को वो जले चेहरे वाली लड़की जगह जगह पर नज़र आती थी। जैसे ही किसी की नज़र पड़ती थी तो वो गायब हो जाती थी। पहले वो रात में नज़र आती थी, अब वो दिन में नज़र आने लग गई। जब लोग दोबारा उस तांत्रिक के पास गए तो उन लोगों को पता चला कि वो जो तांत्रिक था वो कल रात ही मारा गया था। किसी को नहीं पता था कि उसको किसने मारा था। अब लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे कि यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है। दादा अबू बताते हैं रात तो रात, दिन में भी लोगों को रोने की आवाज़ें आती थी, लेकिन वो रोने वाली नज़र रात को आती थी। कभी कभार होता था तो दिन में वो उस जगह पर नज़र आती थी जहाँ पर वो लोग उसको दफना कर आए थे। उसके बाद उस गांव को लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर वो किसी को रहने नहीं देती थी। जो जादूगर था अकेला उस गांव में रह गया। बहुत कोशिश की लोगों ने कि वो भी वहाँ से चला जाए, लेकिन वो नहीं जाता था। उस जादूगर की इस एक गलती ने पूरे गांव को नुकसान दिया। वो गांव बिल्कुल वीरान हो गया था। वहाँ से अगर पास से भी उस गांव से कोई गुजरता था तो वहाँ से रोने और चीखने की आवाज़ें आती थी। वो जादूगर कहाँ गया, उसका क्या बना, कोई नहीं जानता, क्योंकि उस गांव में दोबारा कोई गया ही नहीं था। हम लोगों के दादा बू बताते हैं हम लोग खुद उसके रोने की आवाज़ें सुनते थे। उसकी रोने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा डरावनी होती थी। कभी वो बिल्कुल यंग लड़की की आवाज़ में रोती थी तो कभी किसी बूढ़ी की आवाज़ में रोती थी और बहुत से लोगों को आवाज़ें भी देती थी। जब अपने घर के बाहर बैठी होती थी तो अपने बाप को भी आवाज़ें देती थी कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता था। उसका ज़हनी तवाज़ुन पलट गया था। शायद उसके जादू का उल्टा असर उस पर ही हो गया था। दादा बू कहते हैं उसके बाद जब वो गांव वीरान हो गया तो वहाँ पर दोबारा कभी कोई नहीं गया। ये एक कहानी थी जो हम लोगों के दादा बू ने हमें सुनाई थी। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी आपका। लिसनर्स, जो लोग भी इस तरह के रास्ते इख्तियार करते हैं शैतानी अमल करने के लिए, जादू करने के लिए, उनका जो अंजाम होता है वो दुनिया में भी इबरतनाक होता है और आखिरत में भी इबरतनाक होता है। अल्लाह से रहम मांगनी चाहिए। कभी भी इन कामों में, इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा इंसान को वही मिलता है और उतना ही मिलता है जितना उसकी तकदीर में लिख दिया जाता है। इसलिए ऐसे काम करके जो लोग अपनी ज़िंदगी को भी अज़ाब बनाते हैं और दूसरों की ज़िंदगी को भी बनाते हैं, उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी इशफाक शेयर कर रहे हैं कराची से। इशफाक कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 6 साल पहले की बात है। मुझे कुछ मेडिसिन्स लेनी थी तो मैं एक हॉस्पिटल में गया। वहाँ से मैंने वो मेडिसिन्स ली तो मैं बाहर आ रहा था। उस हॉस्पिटल की जो बैक साइड थी वो जगह बिल्कुल वीरान और सुनसान थी। 1 से 2 दफ़ा मैं डे टाइम भी उस साइड से गुजरा था तो वो जगह बिल्कुल वीरान सी रहती थी। वो एक बिल्कुल तंग सी गली थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं थी। वो रास्ता बहुत कम लोग यूज़ करते थे। कभी कभार अगर किसी को पैदल जाना होता था तो वो मेन रोड से नहीं, उस रास्ते से चले जाया करते थे। मैंने सोचा मैं भी इसी रास्ते से चला जाता हूँ, घर जल्दी पहुँच जाऊँगा। उस हॉस्पिटल की वो जो बैक साइड थी, अगर वहाँ से हम लोग अपने घर की तरफ जाएं तो टाइम कम लगता था। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। तो मैं उस रास्ते से गुज़रने लगा। जैसे ही मैं हॉस्पिटल की बैक साइड पर आया तो एकदम से मेरी नज़र पड़ी। मैंने देखा
कि उसके हॉस्पिटल के बिल्कुल कोने पर जिस तरह से व्हील चेयर पर कोई बैठा हुआ है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि इतनी रात को ये कौन हो सकता है जो व्हील चेयर पर हॉस्पिटल के बाहर इस तरह से बैठा हुआ है। मुझे इस तरह से लगा कि शायद कोई मरीज़ हो, इसको मदद ना चाहिए हो, तो मैं पूछ लेता हूँ। मैं जैसे ही उसके करीब जाने लगा, वो जो कोई भी था उसने सर बिल्कुल नीचे झुकाया हुआ था। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई औरत है। जैसे ही मैं थोड़ा ही दूर खड़ा था, मैंने पूछा, आप कौन हैं और इतनी रात को हॉस्पिटल के बाहर क्या कर रही हैं? उसने थोड़ा सा सर ऊंचा किया। इस तरह से लग रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और निढाल है। मैंने ये पूछा कि आपको अगर मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अब उसने मुझे ये कहा कि मुझे हॉस्पिटल के अंदर जाना है। वहाँ पर मैंने देखा तो हॉस्पिटल का एक और भी दरवाज़ा था जो बैक साइड पर था, वो भी गेट ही था। वो जो गेट था, वो गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। इतनी रात के टाइम वो गेट भी खुला हुआ था। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई मरीज़ होगा तो यहाँ से व्हीलचेयर से बाहर आ गया होगा। मैंने उसको कहा कि ठीक है, मैं आपको हॉस्पिटल के अंदर ले जाता हूँ। मैंने उसको ये कहा कि इसी तरफ से जाना है या मेन डोर से जाना है। उसने इशारा किया कि इसी तरफ से जाना है। वो एक औरत थी। मैंने उसको जैसे ही उसकी व्हीलचेयर को चलाकर मैं हॉस्पिटल में लेकर जाने लगा, वो इतनी भारी व्हीलचेयर हो गई, इतनी भारी हो गई कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको किस तरह से मैं मूव करूं। मैंने सारा उसको चेक किया कि कहीं पर इसकी कोई ब्रेक्स तो नहीं लगी हुई। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। मैंने उससे बहुत पूछा कि आप कौन हैं और आपके साथ यहाँ पर कोई भी नहीं है? वो यही बार बार कह रही थी, नहीं मैं अकेली हूँ। जैसे कैसे करके मैं उसको हॉस्पिटल के उस गेट तक ले आया। जब हॉस्पिटल के अंदर लेकर गया तो वो जो हॉस्पिटल का बैक वाला जो हिस्सा था वो बिल्कुल वीरान और सुनसान था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। उसके बिल्कुल कोने पर एक ट्यूबलाइट लगी हुई थी। वहाँ पर मुझे ना तो कोई वार्ड नज़र आ रहा था और ना ही कोई रूम नज़र आ रहा था। पता नहीं वो कौन सी जगह थी। मैंने वो जिस तरफ ट्यूबलाइट थी उस तरफ उसकी व्हीलचेयर को ले जा रहा था और मैंने उससे पूछा कि आगे किस तरफ जाना है, क्योंकि मैंने उस हॉस्पिटल को देखा ही नहीं हुआ था कि उसकी बिल्डिंग अंदर से कैसी है। उसने इशारा किया कि इस तरफ जाना है। वो लेफ़्ट साइड पर मैंने जैसे उसकी व्हीलचेयर टर्न की तो आगे 2 से 3 रूम बने हुए थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पुराने से लग रहे थे और वहाँ पर भी अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कभी कोई आया ही नहीं। इतने में उसने मुझे ये कहा कि ये जो पहले वाला कमरा है बस इधर छोड़ दो। मैंने इसको कहा कि मैं कमरे के अंदर आपको छोड़ देता हूँ, तो उसने ये कहा कि नहीं मैं चली जाऊँगी, खुद आगे चली जाऊँगी। मैंने वहाँ तक उसको छोड़ा और ख़ुद मैं वापस आ गया। जैसे मैं वापस आया मुझे बहुत ज़्यादा अजीब भी लगा कि ये क्या माजरा है। इस तरह से लोगों ने रात के टाइम हॉस्पिटल को खुला छोड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई इनका वॉचमैन भी नहीं है और ये औरत बाहर कैसे आई थी। थोड़ा सा मुझे तजस्सुस भी हुआ, थोड़ा सा मुझे डर भी लगा। मैं फ़ौरन से वापस अपने घर की तरफ आ गया। जब मैं घर वापस आया तो मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। एकदम से मुझे बहुत सा बुखार हो गया और मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी था। मैं बिल्कुल नॉर्मल था, ना ही मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन एकदम से ये सब मुझे होने लग गया। अब मुझे थोड़ा सा वहम हो रहा था कि पता नहीं वो शायद मैं हॉस्पिटल के उस हिस्से में गया था, शायद वो जगह इस तरह की हो कि वहाँ पर जाकर मेरी तबीयत ख़राब हो गई हो। मैं दोबारा से डॉक्टर के पास गया। मैंने चेक करवाया तो डॉक्टर ने ये कहा कि मामूली सा बुखार है, आप ठीक हो जाएंगे। मैं मेडिसिन लेकर वापस घर आ गया। मेरे जहन में बार बार वही चीज़ थी कि मैं एक दफ़ा उस हॉस्पिटल में दोबारा जाऊंगा और वहाँ पर उन लोगों के जो एडमिन है उनसे ये बात करूँगा कि आप लोगों का रात के टाइम हॉस्पिटल का इस तरह से गेट खुला हुआ था और वहाँ पर कोई वॉचमैन भी नहीं था। तकरीबन 5 से 6 दिन गुजर गए। मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। मुझे रोज़ रात के टाइम बुखार हो जाता था और कुछ दिनों से मुझे डरावने ख्वाब भी आ रहे थे। ऐसा लगता था मैं ख्वाब में भी हॉस्पिटल की वही जगह देखता हूँ और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाली कोई औरत है और उसके साथ जैसे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और वो उसी रूम में बैठी हुई है। ये ख्वाब मुझे बहुत ज़्यादा आने लग गया। एक वहम सा मेरे ऊपर सवार हो गया कि मैं किस तरह से इस उलझन से बाहर निकलूं। डर भी लगता था। फिर मैंने ये सोचा कि मैं आज हॉस्पिटल जाऊंगा। मैं उस हॉस्पिटल में वापस गया। वहाँ पर एक मेरा दोस्त भी था, बहुत ज़्यादा उससे मेरी क्लोज़ फ्रेंडशिप नहीं थी, अच्छी सलाम दुआ थी। उससे मैंने बात की और पूछा कि लास्ट वीक मैं यहाँ पर आया था मेडिसिन्स लेने, रात 12:30 बजे का टाइम था, तो मैं हॉस्पिटल की बैक साइड से गुज़र रहा था तो वहाँ पर मैंने व्हील चेयर पर एक औरत को देखा।
और मैं उसको खुद हॉस्पिटल के अंदर छोड़ कर आया था। और रात के टाइम तुम लोगों के हॉस्पिटल का गेट इस तरह से खुला होता है। वो पहले तो मेरे मुंह की तरफ देखने लग गया और फिर उसने ये कहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैंने उससे पूछा कि क्यों मुमकिन नहीं है। उसका ये कहना था कि वो जो हॉस्पिटल की बैक साइड है वो हम लोगों के यूज़ में नहीं है। वहाँ पर पहले किसी दौर में हम लोगों ने ये जो मेंटली डिसऑर्डर लोग होते हैं, असाइलम होता है उनका, वो वहाँ पर हम लोग पहले ट्रीट किया करते थे। उसके बाद वो वार्ड्स खाली हो गए, वहाँ पर लोगों के साथ अजीबोगरीब हादसे होने लग गए थे। इस वजह से उस जगह को बिल्कुल बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि हॉस्पिटल के अंदर से भी उस तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं है। उस हिस्से में और हॉस्पिटल की इस बिल्डिंग में एक दीवार है। तुम कैसे कहते हो तुम वहाँ पर किसी को छोड़ कर आए थे? वो तो बहुत ज़्यादा अरसे पहले ही उस जगह को बंद कर दिया गया था और गेट के ऊपर भी ताले लगे हुए हैं। वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आकर खुद ये जगह दिखाता हूँ। वो मेरे साथ आया। हम लोग डे टाइम हॉस्पिटल की उस बैक साइड पर गए। वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। हॉस्पिटल के ऊपर उसके गेट पर जो ताला लगा हुआ था वो इतना पुराना था और उस पर इस तरह से वो जंग लगा हुआ था कि जैसे उसको खोले हुए भी बहुत अरसा गुजर गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ये क्या माजरा हुआ है। मैं उसको यकीन दिला रहा था कि इस जगह पर मैंने उसको व्हील चेयर पर बैठे देखा था, वो एक औरत थी और मैं ख़ुद उसको हॉस्पिटल के अंदर छोड़ कर आया हूँ। इस तरह का अंदर का हिस्सा है और वहाँ पर इस तरह से रूम बने हुए हैं। उसने ये कहा कि मैंने तो इस बिल्डिंग को अंदर से नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर जो काम करते हैं, जो पुराने लोग हैं, उन लोगों ने इस बिल्डिंग को अंदर से देखा है। हम लोग वापस हॉस्पिटल गए। वहाँ पर एक बहुत सीनियर स्वीपर था, उससे हमने बात की। उससे पूछा कि हॉस्पिटल की जो बैक साइड वाली बिल्डिंग है वो किस तरह की अंदर से। जैसे उसने वो नक्शा बताया वो सेम वही जगह थी जिस तरह से मैं उस औरत को व्हील चेयर पर अंदर लेकर गया। तो एक बहुत बड़ा सा जैसे गैरेज सा होता है वो जगह थी। उसके आगे वो गैलरी थी जिसके एंड पर ट्यूबलाइट लगी हुई थी और उसके लेफ़्ट साइड पर वो 3 बड़े बड़े रूम्स थे। वही जगह उसने सेम बताई। हमने उसको पूरी बात नहीं बताई। उससे वैसे पूछा कि वो जगह क्यों वीरान हो गई थी। उसका ये कहना था कि वहाँ पर बहुत सख्त जिन्नात का बसेरा था। वहाँ पर जो भी पेशेंट आते थे, अगर वो नॉर्मल भी होते थे तो उनके ज़हनी तवाज़ुन पलट जाते थे। जितना भी इलाज करते थे वो पहले से ज़्यादा और बीमार हो जाते थे। और डॉक्टर्स के साथ भी बहुत से अजीब से वाक़यात होते थे। बहुत से डॉक्टर्स को यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाली औरत नज़र आती थी। उसके बाद इस जगह को छोड़ दिया गया। अब वो जो औरत की बात कर रहा था, मैंने जब उससे पूछा कि वो किस तरह की औरत थी, थोड़ा बहुत उसने वो हुलिया बताया जिन डॉक्टर से उसने बातें सुनी हुई थी। मैं बहुत खौफज़दा हो गया। मुझे यकीन हो गया कि शायद उस रात वो वही जिन्नात थे जो बहाने से मुझे वो अंदर लेकर गए थे। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं वहाँ से बचकर वापस आ गया। जब मैं घर वापस आया मैं बहुत डरा हुआ था। फिर मैंने अपने घर वालों से भी ये बात शेयर की। उसके बाद एक मौलवी साहब थे, उनके पास गया, उनसे दम करवाया, एक तावीज़ लिया, तो तब जाकर वो जो डरावने ख्वाब मुझे आते थे मेरी उनसे जान छूटी। दोबारा कभी भी मैं उस हॉस्पिटल की तरफ नहीं गया। ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी खौफनाक कहानी है जिसको मैं कभी भी भूल नहीं सकता। और मैं अपने सभी सुनने वालों को जो भी ये कहानी सुन रहे हैं उनको ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि कभी भी किसी जगह पर रात के टाइम अगर आपको कोई भी मिले, कोई भी नज़र आए, कोई भी खड़ा नज़र आए, किसी को आप देखने कोई बैठा हुआ है, रो रहा है या बुला रहा है आपको, तो उसकी तरफ मत जाया करें, क्योंकि रात के टाइम वीरानों में सिर्फ जिन्नात होते हैं। बहुत शुक्रिया इशफाक आपका। अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। लिसनर, ये बात बिल्कुल ठीक है। बहुत दफ़ा अपनी स्टोरीज़ में मैं ये मैसेज आप लोगों को दे चुकी हूँ। किसी भी वीरान जगह पर, किसी भी सुनसान जगह पर, किसी भी बंद गली में आप लोग किसी बच्चे को रात के टाइम, किसी खातून को, किसी ऐसे किसी को भी देखें जो आपको नॉर्मल ना लगे तो उनके पास नहीं जाते, उस जगह से वापस आ जाया करें। अपना ख्याल खुद रखा करें और जब भी नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह आप सबको, हम सबको जन्नत के ऐसे हमलों से महफूज रखें। इसलिए अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? आप लोग भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID nushinvir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल की स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी किया करें। व्लॉग चैनल के ऊपर मैंने हॉरर व्लॉग कल अपलोड किया था, उसको भी ज़रूर देखिएगा। रात के टाइम मैंने व्लॉग शूट किया था टेरेस पर जाके, वो भी विज़िट करिएगा। नीलम वॉइस ऑफिशियल को भी जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें, उन्हें भी सपोर्ट करें, उनके चैनल की हॉरर स्टोरीज़ को भी लाइक करें। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।